की बार 400 पार ये नारा था बीजेपी का इस इलेक्शन के लिए। फिर भी क्यों बीजेपी 400 तो छोड़िए 300 या 250 तक भी नहीं पहुंच पाई और एनडीए 300 भी बहुत लुढ़कते लुढ़कते पहुंची है। बीजेपी के इतनी डेवलपमेंट के बाद पूरे देश में भी क्यों बीजेपी को नहीं चुना गया और क्यों उनके खिलाफ विरोधी लहर चल गई। हालात तो मानो इतने बुरे हो गए साहब कि बीजेपी को 10 साल के बाद पहली बार गठबंधन की जरूरत पड़ी है। यहाँ तक कि बीजेपी का भारत में गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश भी बीजेपी का सगा नहीं हो पाया। अयोध्या को पावन राम मंदिर देने के बाद भी क्यों अयोध्या के हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया जिन्होंने 1992 में कार सेवक्स पर गोलियां चलवाई थी। तो जी हाँ दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्यों बीजेपी 400 पार का नारे लगाते लगाते सिर्फ 250 तक पहुंची और एनडीए 303 तक लुढ़कती रह गई। ऐसे क्या मिस्टेक्स करी बीजेपी ने जो इस बार उनके हाथ से यूपी और राजस्थान की 11 सीटें चली गई, और ऐसी क्या चाल चली कांग्रेस ने जो उनकी सीट जस्ट डबल हो गई। और जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या भारत के लोग असलियत में बीजेपी जैसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और क्या वो डिजर्व भी करते हैं। पहले जानते हैं कि क्यों बीजेपी अपने 400 पार के नारे से इतना दूर रह गई, और इसका पहला कारण चालू होता है ओवर कॉन्फिडेंस से। ओवर कॉन्फिडेंस और खराब उम्मीदवारों की चयन की वजह से बीजेपी ने कुछ बहुत सारे उम्मीदवारों को गलत टिकट दी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट ना देने की गलती करी। और ये गलत उम्मीदवारों को देने की गलती हुई इस कारण से क्योंकि बीजेपी के अंदर उनके अंदर इतना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अगर कुत्ते को भी खड़ा करेंगे तो वो भी जीत जाएगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके ऊपर भारी पड़ा। और इन्हीं चुनाव के बीच में ये भी न्यूज आई थी कि योगी आदित्यनाथ ने 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे रखे थे जिनको टिकट्स देनी चाहिए थी, मगर बीजेपी के हाई कमांड ने उसको मना कर दिया और उसकी जगह नए उम्मीदवारों को टिकट दी। इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई सीएम एक जगह का कहता है कि उसके फेवरेबल कैंडिडेट है तो उसको टिकट क्यों नहीं दी गई। और यही सेम गलती हुई थी राजस्थान में, जिसके कारण से उन्होंने 11 सीटें हारी, जहां पर उन्होंने गलत उम्मीदवारों को खड़ा किया और वो गलत उम्मीदवार हार भी गए। वो टोटली इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने बीजेपी को 50 से 60 सीटों का नुकसान कर दिया। अगला पॉइंट आता है आरएसएस की साइड लाइनिंग। आरएसएस बीजेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्टर रहा है, चाहे वो 1980 हो चाहे वो 2024 हो। और इसमें जेपी नड्डा जी का ये बयान आया कि उनको अब कोई आरएसएस की जरूरत नहीं है और वो अब इतने सेल्फ रिलायंट है कि अपने आप या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसी बात से सारे के सारे आरएसएस कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने इस बार इस इलेक्शन में इतना जोर नहीं दिया प्रचार के ऊपर, जिस कारण से बहुत सारे हिंदू वोटर्स वोट करने ही नहीं गए बीजेपी को। और आरएसएस मेनली इलेक्शन में ये काम करती थी कि वो हिंदू वोटर्स को ले जाकर वोट डलवाती थी, मगर इस साल बीजेपी के साइडलाइन करने के बाद में आरएसएस से लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया, जिस कारण से बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे रह गए। तीसरा रीजन आता है एक्सटेंडेड इलेक्शन पीरियड एंड हीट वेव्स अक्रॉस द कंट्री। गर्मी के कारण से बहुत सारे नॉर्थर्न इंडिया की स्टेट्स में 40 से 50 डिग्री बीच में टेम्परेचर था, और इसी हीट वेव्स के कारण से बहुत सारे लोग घर पे बैठ के अपनी सुविधा आराम से टीवी देखना पसंद किया वोट देने के बजाय। और इसी के अंदर इतना लंबा टाइम पीरियड होना इलेक्शन का 40 से 45 दिन का, वो भारी पड़ा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी तो 400 पार जा रही है और आराम से वोट जीतेगी। तो इस कारण से वो लोगों सोचा कि हमको वोट देने का क्या फायदा, जिस कारण से लोग वोट देने ही नहीं गए थे गर्मी के अंदर। अगला पॉइंट आता है फ्रीबीज के ऊपर। फ्रीबीज मतलब मुफ्तखोरी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ज्यादातर सारी चीजें फ्रीबीज और मुफ्तखोरी के ऊपर रखी थी, वहीं बीजेपी ने इस मामले में वो पीछे रह गए और उन्होंने मुफ्तखोरी की चीजें बहुत कम रखी। और इसी मुफ्तखोरी के कारण से लोगों ने कांग्रेस को वोट देना ज्यादा सही समझा बल्कि बीजेपी के, क्योंकि इंडिया में एक मुफ्तखोर आदमी सरकार के लिए कुछ भी नहीं करेगा लेकिन अपने लिए सब कुछ करेगा। और यही बीजेपी का बोरिंग मैनिफेस्टो और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनिफेस्टो होना उनके लिए खिलाड़ी के रूप में काम करा। अगला पॉइंट आता है कोलिजन का। बीजेपी ने इस बार बहुत कम पार्टियों से कोलिजन किया था, जैसे कि जनसेना, टीडीपी या फिर जेडीयू या फिर शिवसेना से। वहीं पे 37 दल एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाए थे, और इसी कोलिजन के चक्कर में बीजेपी ने एक बहुत अहम कोलिजन फॉर्म करना भूल गए, वो था बीएसपी का, क्योंकि ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस की स्टेट पे बीएसपी ने बीजेपी का वोट खाया है। अगर वहीं पे वो लोग बीएसपी के साथ में कोलिजन कर लेते तो 15 से 20% वोट्स अपने साइड ला सकते थे और दलित्स के वोट्स भी वो अपने तरफ कर सकते थे, लेकिन उनसे ये भूल हुई और उन्होंने कोलिजन नहीं किया, जिनके वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा वोट से अपना हाथ धो बैठा। और अगर इसी कोलिजन की हम लोग बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि फैजाबाद की सीट पे क्या हुआ, मतलब कि अयोध्या की सीट पे क्या हुआ, जहाँ पे हम देखते हैं कि लालू सिंह सिर्फ 54,000 वोट से आ रहे हैं, और उसी जगह मगर जो बीएसपी के आदमी खड़े हुए थे उनको 47,000 वोट मिले। तो अगर ये दोनों कोलिजन करते तो उनके हिसाब से उनका वोट शेयर अच्छा हो सकता था और ये हो सकता था कि वो बहुत सारी सीटें जीत सकते थे। अगला पॉइंट आता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का। इस बार बीजेपी का मोटा मोटा प्लान यही था वोट बैंक
बैंक कलेक्ट करने का कि वो हिंदुओं को यूनाइट करके राम मंदिर बना के वोट बैंक गैदर कर लेंगे। बट यहाँ पे आता है कांग्रेस का डिवाइड एंड रूल वाला प्लान। उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, ये बोला कि बीजेपी उनका रिजर्वेशन खा जाएगी और इसलिए उन्होंने SC ST को अपनी तरफ करा और ये बोला कि वो 50% इंक्रीज कर देंगे रिजर्वेशन को। और इसी जातिवाद के कारण यूपी के लोगों ने उस पार्टी को सेलेक्ट करा जो मेजोरिटी के खिलाफ है। अगला पॉइंट है ओवर रिलायंस ऑन मोदी। देखा जाए तो बीजेपी उस भेड़ का नाम है जो मोदी नाम की चालक के पीछे चलती रहती है और यही चीज इन्हें भारी पड़ी 2024 के इलेक्शंस में। बीजेपी ने सोचा कि वो किसी उम्मीदवार को खड़ा करे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें वोट मिल जाएंगे। यहां तक कि लोग तो ये बोलते थे अगर बीजेपी के नाम पे कोई कुत्ता भी खड़ा हुआ है तो उस कुत्ते को वोट देंगे। बीजेपी हर बार मोदी की गारंटी, इस बार मोदी सरकार यही मोटोस लाती थी और यही मोटोस उन्हें इस बार भारी पड़ गए क्योंकि मोदी की गारंटी मांगने वाले लोगों ने विश्वासघात कर दिया मोदी के साथ। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बीजेपी ने अपने पुराने और पॉपुलर सांसद को हटा के नए और अनपॉपुलर कंटेस्टेंट्स खड़े करे और वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। देखा जाए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 23.5% नए और अनपॉपुलर कंटेस्टेंट्स खड़े करे थे ये सोच के कि वो लोग जीत जाएंगे, बट ऑब्वियसली वो नहीं जीत पाए और समाजवादी पार्टी जीत गई। अगला पॉइंट है इमेच्योरिटी अमंग यूथ टू वोट। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% 18 से 19 साल की यूथ ने इवन वोटर आईडी तक नहीं बनवाया तो वो वोट कहां से देंगे। ये डेटा दिखाता है कि यूथ को बिल्कुल भी नहीं पड़ी देश को लेके और उन्हें वोट की बिल्कुल नहीं पड़ी है। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है वोट देने में, बस उन्हें इंटरेस्ट है लेफ्ट और राइट स्वाइप करने में। ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि यूथ में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट है ही नहीं वोट के लिए और देश हित की भावना उनके मन में बिल्कुल उखड़ी हुई है। ये तो बात हुई रीजंस की किस वजह से बीजेपी अपने 400 पार के टारगेट से दूर रह गई। मगर अब बात करते हैं कि लोगों को क्या चीज में खुशी मिल रही है। लोग खुश हो रहे हैं कि इंडियन अलायंस को 233 सीट मिल गई और बीजेपी अपने मेजोरिटी मार्क से दूर रह गई जिसकी वजह से कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है। तो लोग खुश हो रहे हैं कि इस बार 10 साल बाद आखिरकार कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है। तो आखिर क्या है ऐसा कोलिजन गवर्नमेंट पे जो लोग खुश हो रहे हैं? ये अब 5 साल गवर्नमेंट फोकस करेगी अपना सरकार बचाने पे और काम नहीं करेगी क्योंकि उसको डर रहेगा उसकी सरकार गिरने के लिए। यहाँ पे देखें तो बीजेपी के पास में प्राप्त 303 सीटें हैं तो इसमें ज्यादा टेंशन उनको होनी नहीं चाहिए। और हम कोलिजन के गवर्नमेंट पे लुक डाले तो अटल बिहारी वाजपेयी की कोलिजन में देखिए तो कोलिजन में होने बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे जहां पे हमने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सरकार के अंदर बड़े डिसीजन लिए थे जैसे कि पेंशन स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जहां पे कारगिल का युद्ध भी हुआ था उन्होंने वो भी झेला मगर वहां पे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी सरकार गिर गई। तो यहीं पे हम यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की अभी कोलिशन गवर्नमेंट उतना ही बड़ा काम कर सके और जितने भी उन्होंने टारगेट सके थे मैनिफेस्टो के अंदर वो पूरा कर सके। ये तो बात है कोलिशन गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव्स की। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव्स यही हुआ कि उन्होंने साउथ इंडिया में अपने आप को वापस से जिंदा कर लिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में अपने कोलिशन के साथ में बहुत बड़ी जीत हासिल करी, कर्नाटका में अच्छा परफॉर्म किया और हिस्टोरिकली केरला में पहली सीट जीती। और बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर भी बीजेपी ने अपना वोट शेयर 10% से बढ़ाया और इसी में बीजेपी की इज्जत बचाई एमपी और गुजरात जैसे स्टेट्स ने जहां पर बीजेपी ने 26 में 25 सीट जीती गुजरात में और 29 में थे 29 सीट जीती मध्य प्रदेश में और उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया उड़ीसा में। लेकिन जो उनके टारगेट्स थे मेनली यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और ऐसे स्टेट्स ने उनको धोखा दे दिया। लेकिन ये तो बात हुई पास्ट की। प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि बीजेपी को अपने काम के लिए रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर वो रुकेंगे तो उनको अगले 5 साल बाद में ये प्रॉब्लम आएगी। 5 साल का डिसीजन बहुत बड़ा होगा और इसी 5 साल में बीजेपी को बहुत सारा काम करना होगा। आप लोग कमेंट्स में जाके अपनी राय दे सकते हैं इस इलेक्शन के ऊपर और बता सकते हैं कि बीजेपी को 5 साल में क्या क्या काम करना चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।